निर्देशों का पालन करें, जिससे आप अपने आप की, अपने परिवार की और समाज की रक्षा कर सके। एनडीएमए एवं IIPAG द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आपदा का सामना कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने की दिशा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपनी तैयारी में नए क्षेत्रों को शामिल करता रहा है और इसी कड़ी में एनडीएमए ने अगस्त 2019 में देश में आवासीय इमारतों और घरों को भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं का सामना करने में सक्षम तकनीक और उन्हें अधिक से अधिक टिकाऊ बनाने वाले कई दिशा निर्देश जारी करे और इसी मकसद से इन दिशा निर्देशों को जारी किया गया कि ताकि आने वाले समय में जो इमारत, जो घर बन रहे हैं, वो इन तमाम आपदाओं का सामना कर सके, कम से कम उनमें नुकसान हो। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और एक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से जानेंगे इसकी बारीकियां भी और किस तरह से इस दिशा में अभी तक काम हुआ है। इसके लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर CVR मूर्ति हैं, IIT मद्रास से हैं। मूर्ति साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार सिंह हैं, ज्वाइंट एडवाइजर हैं ऑपरेशन से एनडीएमए। पवन साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर शैलेश कुमार अग्रवाल जुड़ गए हैं, ED हैं BMTPC से, बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर पवन, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, एनडीएमए ने जब इन दिशा निर्देशों को तैयार किया तो पिछले जो तमाम अनुभव हमारे रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के, निश्चित रूप से उनकी कुछ सीख जरूर रही होगी इसे शामिल करने के लिए। तो इसको शामिल करने के मकसद में मूल रूप से क्या रहा है? नमस्कार ऋतु जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश का बड़ा भूभाग भूकंप, बाढ़ और चक्रवात आदि से प्रभावित होता रहता है। हाल ही के वर्षों में हमारे संयुक्त प्रयासों से जनजीवन की हानि बहुत हद तक सीमित कर ली गई है, परंतु आर्थिक नुकसान, जिसको हम इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू डिजास्टर्स की श्रेणी में रखते हैं, कई गुना बढ़ गए हैं। हमारे देश का लगभग 57% भूभाग जो है वो अर्थक्वेक जोन 3, 4 और 5 में आता है और लगभग करीब 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसमें 13 राज्यों के 84 जिले बाढ़ से उससे चक्रवात के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि आपको ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और तब से अब तक हमने जो है करीब 31 नेशनल गाइडलाइंस जो है वो फॉर्मुलेट करी है और हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी विच वाज फॉर्मुलेटेड इन 2016 में बनाया था और उसको 2019 में रिवाइज किया था। तो जैसा कि ये दिशा निर्देशों की आपने बात की, ये उन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करती है जो आवासीय निर्माण के समय भूकंप और चक्रवात, जिसको अर्थक्वेक और साइक्लोन्स के समय बचाव के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए। ये उन सभी आवासीय परिसरों के लिए जो कि इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन है और या मल्टी स्टोरी में फ्लैट्स हैं। वो तो BMTPC के अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी मैप्स, साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप्स और उसके अलावा जो हमने गाइडलाइंस बनाई थी अर्थक्वेक की 2007 में और साइक्लोन की 2008 में नेशनल गाइडलाइंस, उसमें जो भी चर्चा के बिंदु निकले थे, एक्शन पॉइंट्स निकले थे, उनको ध्यान में रखते हुए इस दिशा निर्देशों का निर्माण किया गया है। जी, डॉक्टर शैलेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेश, इन दिशा निर्देशों के बाद से आपकी अपनी संस्था का आकलन क्या कहता है? किस तरह का असर देख रहे हैं आप? मेरे सभी हाउस ओनर्स को टू इंश्योर सेफ्टी कि हमेशा एक सिविल इंजीनियर की या एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह लें, विशेष एक प्रोफेशनल की सलाह लें जब भी आप घर बनाएं। थंब रूल्स पे, जैसे कि आज भी हमारे गांव में और छोटी सिटीज में थंब रूल्स चलते हैं कि इतनी लंबी इतना लंबा स्पैन है तो इतनी डेप्थ लगा लीजिए। प्लीज डू नॉट गो बाय थंब रूल्स। और कारीगरों की, जो वहां पे पेशेवर कारीगर हैं, आर्टिजन्स, उनकी सलाह ना लें, विशेषकर उन एरिया में जो कि जोखिम भरे हैं भूकंप के और साइक्लोन के हिसाब से। उन एरियाज में सिविल इंजीनियर की और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की सलाह जरूर। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं, CVR मूर्ति हैं, IIT मद्रास से हैं। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं खासकर आवासीय घरों की बात करते हैं, ऐसे में
किस तरह की जागरूकता आप देख रहे हैं, वो क्या दिशा निर्देश हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एनडीएमए ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका उन तमाम लोगों तक पहुंचने में एक वक्त भी लग रहा है, लोगों में जागरूकता आने में भी समय लगेगा, लेकिन वो क्या बेसिक चीजें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। आज जो गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जो एनडीएमए ने जारी की है, उसमें तकनीकी विषय कई सारे भरे हुए हैं, लेकिन इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एनडीएमए ने एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी भवन निर्माण के विषय में, जो होम ओनर्स को याद कराती है कि मोटी मोटी विषय क्या है। मैं आपको एक बार और अवगत करा दूं यहाँ पे कि पहली बात जो होती है कि जमीन, जो लैंड हम खरीदे हैं, वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे भूकंप या चक्रवात के समय पे कोई आपदा ज्यादा हमें खतरा न महसूस हो। इसमें ये एक होता है कि अगर आप पर्वतीय इलाकों में हैं तो ऊपर से कोई ऐसे पत्थर या पूरा पर्वत ही खिसक के आपके ऊपर ना आए, तो ऐसे जगह न चुने। दूसरी बात होती है कि आप निचले इलाकों पे जमीन ना खरीदें, जहाँ पे पानी की बहाव के वजह से और नीचे होने की वजह से पानी आके प्राकृतिक रूप से, चाहे वो बरसात भी हो या कई ऐसे आपदा के हालात में, पानी आके वहां ना रहे। तो पहली बात हो गई जमीन। जमीन खरीदते वक्त जमीन सिर्फ आप ही के नाम होनी चाहिए। ये आपके लिए नगर पालिका, नगर निगम या जो भी प्राधिकरण है वो आपको बताएंगे कि ये जमीन खुला है कि नहीं है, और ये सिर्फ आप ही के नाम है, पहली बात। दूसरी बात हुई कि आप ऐसे जमीन ना लें जहाँ पे निचले इलाकों में पानी भर जाता है बरसात के समय। तीसरी बात हुई, ऐसे जमीन पे ना हो जहाँ पे कोई ऊपर से मलबा गिर के आपके ऊपर गिरे। चौथी बात है कि जहाँ पे भूकंप आती है और मिट्टी अगर आपकी चिकनी मिट्टी नहीं है और बालू रेती वाली मिट्टी है और पानी भी है वहां पे साथों साथ, तो अगर भूकंप में पानी और मिट्टी बालू को हिलाएंगे तो वो जो उसकी दृढ़ता है वो खत्म हो जाती है और पानी जैसा हो जाता है जमीन भी, और जो भी निर्माण उसके ऊपर रखेंगे उसमें अंदर धंस जाते हैं। तो ये चार विषय हैं जो हमें लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात हुई कि भवन निर्माण में एक रूप होता है, ज्योमेट्री, उसकी जो साइज होती है वो नॉर्मल सिंपल होना चाहिए। अक्सर हमने पाया है कि हम चाहते हैं कि भवन निर्माण नीचे की जो हिस्सा है वो छोटी सी और ऊपर वाली जो है बाहर की ओर भरती आ जाए, ना ये भी थोड़ा खतरे वाली बात हो जाती है। इसी में रूप में एक और बात बता दूं, आजकल जो हमारे शहरों में निर्माण हो रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिल जो हम बना रहे हैं, नीचे के हिस्से में हम पार्किंग रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक, हम रखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं कि सारे जो दीवारें हैं निकाल के मात्र डंडियों पे जो कॉलम्स हैं, और वो भी छोटे छोटे, उस पर बैठा देते हैं। 2001 के भूकंप में तकरीबन 400 ऐसे भवन हैं जो गिर गए थे, और ये जो ओपन ग्राउंड स्टोरी का जो कहानी है ये खतरे वाली है। इसीलिए 2016 में जब हमने मानकों को बदला है, उसमें इसके लिए प्रत्येक रूप से इसका जो समाधान है, इसके एक सोल्यूशन भी निकाले थे, और हम मानते हैं कि जब इंजीनियर डिजाइन करेंगे उस सोल्यूशन का अमल करेंगे। ये हो गई दूसरी बात, रूप। अब तीसरी बात आई कि यहाँ पे हमारा जो आर्किटेक्चरल फीचर्स के बाद स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जो बात आती है, सुरक्षा की जो बात आती है, अक्सर एक कॉलेज से जो स्नातक होके जो ग्रेजुएट निकल के आता है, नौकरी करने लगता है, वो योग्य है काम करने का, लेकिन उसमें अभी भी क्षमता नहीं है, समय लगता है ये क्षमता पाने के लिए, तजुर्बा चाहिए कि आपने कुछ 5-10 साल नौकरी की, अब तब आपको पता चलता है कि उसमें कहाँ खतरे हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात है, आज के तारीख में हम यहाँ इसमें बहुत कमजोर हैं, और हम मानते हैं कि दो विषय हैं, एक जो डिजाइन कर रहा है वो योग्य हो, योग्य के साथ साथ उसमें क्षमता भी हो, और दूसरा जब डिजाइन सबमिट करता है नगर पालिका या नगर निगम में, वहां पे उसको जांच करने के लिए लोग भी उस तरफ ऐसे ही हों जो योग्य हैं और क्षमतापूर्ण है स्ट्रक्चरल डिजाइन के दृष्टिकोण से, और तभी पता चलेगा कि किसी ने अगर कुछ डिजाइन किया उसमें कोई कमियां हैं, खामियां हैं कि नहीं है। आज के तारीख में हम एक आदमी डिजाइन कर रहे हैं, उसको जमा करके बस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, निर्माण कर दे रहे हैं। इससे हमें थोड़ा खतरा ज्यादा महसूस हो रहा है, और निर्माणों में किस हद तक हम सुरक्षा डाल रहे हैं वो पता नहीं चल रहा हमारे लिए। बिल्कुल प्रोफेसर मूर्ति, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर पवन, जिस तरह से प्रोफेसर मूर्ति ने कहा कि ये किसी एक संस्था का काम नहीं है, सब अलग अलग विभाग जो एक तरह से कड़ी में है, ये सबकी अलग अलग भूमिका है इसको एक तरह से
साकार रूप देने के लिए जो दिशा निर्देश जारी करे गए हैं, अगर उनके असर की बात करें, ऐसे में माफ करिएगा, ऐसे में एनडीए में किस तरह से, और खासकर ये पूरा जो एक तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके मूल में सिस्मिक जोन्स हैं, साइक्लोन कहाँ कहाँ प्रोन है, इसको ध्यान में रखते हुए होगा, तो उन राज्यों के साथ क्या विशेष कोई एक्सरसाइज हो रही है? किस तरह से आप फॉलो अप करते हैं कि इन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आता परिधि में राज्य सरकारों के है? सबसे पहले तो ऋतु जी, इसमें एक बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वो ये है कि सेफ्टी शुड ऑलवेज बी डिमांड ड्रिवन एंड नॉट सप्लाई ड्रिवन। ये दिशा निर्देश अर्थक्वेक और साइक्लोन के लिए सेफ्टी की डिमांड क्रिएट करती है। तो उसके उस चीजों को ध्यान में रखते हुए जो संभावित आवासीय परिसर बना रहे हैं, जो आवासीय मालिक हैं, वो लोग कई तरह से अपने संभावित खतरों का आकलन कर सकते हैं। सरकार के दिशा निर्देशों का जो समय समय पर प्रस्तावित करती है सरकार उनको ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा वो अगर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के लिए या रेट्रोफिटिंग के लिए जाते हैं वो भी कर सकते हैं, मकान का बीमा करवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही, मॉक एक्सरसाइजेज एंड ड्रिल्स। सो रेगुलरली जो है लगातार हमेशा हम लोग इस राज्य सरकारों के साथ और जिलों के साथ मिलके मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, अर्थक्वेक्स पे भी, साइक्लोन्स पे भी, और उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी आउटरीच जितना ज्यादा मैक्सिमम होता है, जितना ज्यादा अवेयरनेस जनरेशन होता है, जितना लोग जागरूक होते हैं चीजों को लेके, उतना ज्यादा हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज रेगुलरली होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको उससे अवेयरनेस बढ़ती है और उससे हमको अपने बचाव के माध्यम भी पता लगते हैं। जी, अब डॉक्टर शैलेश, दिल्ली जो है वो सिस्मिक जोन 4 में है, और कई लिहाज से दिल्ली को, खासकर इमारतों के निर्माण के लिहाज से, घरों के निर्माण के लिहाज से, ये माना गया है कि कुछ इलाके बहुत ही खतरनाक है और वहां पे कुछ तब्दीलियां करने की त्वरित जरूरत है। ऐसे में इन्वेंटराइजेशन की अगर बात करें सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितनी प्रगति हुई है दिल्ली में? आपने कहा जोन दिल्ली की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को सारी की सारी बिल्डिंग्स का एक नई टर्म आई है जिसे कहते हैं इन्वेंटराइजेशन। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अगर आपके घर में सामान है तो आप लिखते हैं मेरे घर में 2 कुर्सियां हैं, 3 ये हैं, 3 ये चीजें हैं। तो ऐसे ही सीस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री बनानी है। सीस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि चिन्हित करना है, स्पेशली पब्लिक बिल्डिंग्स को, असेंबली बिल्डिंग्स को और अदर बिल्डिंग्स को, कि कौन सी बिल्डिंग्स भूकंप आने की स्थिति में जोखिम भरी हो सकती हैं। तो वो इन्वेंटराइजेशन का काम शायद अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शायद एमसीडीज वगैरह वो स्टार्ट कर रही हैं, बट दिल्ली में अभी वो धीमी स्थिति पे है। अब आपने ये और पूछा कि दिल्ली जोन 4 में है, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा दिल्ली में हमें कोई भी नया निर्माण लेते समय सावधानियां बरतनी है, और उसके लिए बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। जी, प्रोफेसर साहब, साइक्लोन के इलाके में जो लोग रह रहे हैं और खासकर जो लोग इस कार्यक्रम को भी देख रहे हो, तो वो किस तरह से एक तरह से रेट्रोफिटिंग या आकलन अपने घरों का कर सकते हैं? उसके लिए किसको संपर्क किया जाए? जी, साइक्लोन और भूकंप का एक हल्का सा फर्क है। साइक्लोन जो हवा लाती है और बारिश भी लाती है, और भूकंप सिर्फ जमीन को खिसकाती है। तो साइक्लोन में मुख्य रूप से हमारा जो छत है वो उड़ने की ज्यादा आशंका है। तो इस छत को हमें उसको दबा के निर्माण के साथ, घर के साथ उसको साथ मिला के रखना है, उसको उड़ने ना देना है। तो इसके लिए हाल में ही एक नया सोच शुरू किया गया था, नया नाम दिया गया, तो पहले से ही था। इसे कहते हैं साइक्लोन बोल्ट। माने जो छत है उसके कई सारे जगह से आप नीचे तक, इसकी नींव तक, इस निर्माण की नींव तक आप एक स्टील की जो रॉड है वो ले जाते हैं और वहां पे उसको दबा के नींव में फंसा देते हैं। तब क्या होता है, जब भूकंप आता है, भूकंप नहीं, जब साइक्लोन आता है तो हवा उसको जब उठाने लगती है, छत को उठाने लगती है, तो तब वो बोल्ट उसको नीचे दबा के खींच के रखती है। तो एक विषय ये है कि साइक्लोन में जितना छत वजनदार हो उतना अच्छा है, लेकिन ज्यादा वजन डालने से भी ये निर्माण पे ज्यादा दबाव आती है। और दूसरा जो पानी का हिस्सा है साइक्लोन में, 2, एक हवा और एक पानी, पंचभूतों में से 2 भूत वहां पे आते हैं। तो पानी के लिए एक ही तरीका है कि निचले वाले जमीन पे कभी भी निर्माण ना करें। अक्सर हम यहीं पे चोट खाते हैं कि जगह हमें मिलती है अक्सर वहीं पे है और वहां पे निर्माण कर लेते हैं,
जहाँ पानी के पास है हम वहीं पे निर्माण करना चाहते हैं, ऊपरी इलाके में नहीं करना चाहते। तो दो मोटी मोटी बातें साइक्लोन में, एक कि छत आपका दबा के नीचे बना के रखें, नींव के साथ जोड़ के रखें, और दूसरा कि हम निचले इलाकों में ना बनाएं। अब आई आपकी बात कि हम जो अगर कोई घर निर्माण ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसका आकलन कैसे किया जाए। दो तरीके से होते हैं। एक 4 लेवल के हमें आकलन करने की बात होती है। एक गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव, 2 स्तर तक, पहला और दूसरा क्वालिटेटिव होती है, और तीसरा होती है मात्रात्मक, जो हमें लेवल 3 और लेवल 4। पहले 2 में इंजीनियर बगैर कैलकुलेशन किए बता देता है कि भाई इसमें मुख्य रूप से जो प्राविधान होनी चाहिए, जो इसमें भूकंप अवरोधक जो सोच यहाँ पे होनी चाहिए, वो है कि नहीं। और दूसरे, तीसरे और चौथे में इंजीनियर जो है बैठ के उसके गणित करता है और देखता है कि इतनी मोटाई है और इतने सरिये हैं, तो इससे ये छत इतना वजनदार है, इसको दबा के खींच के रखेगा कि नहीं रखेगा। तो ये बनती है जो एक क्षमतापूर्ण जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसी को करना चाहिए। ये मात्र योग्य होने से कोई इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारे आपको पुराने जो चक्रवात आए हैं उसमें क्या हुआ है उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, दोनों चाहिए। इसीलिए थोड़ा हमें सावधान बरतनी पड़ेगी। एक तजुर्बेकार स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हमें ये काम जो है जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। प्रोफेसर मूर्ति, क्या ये भारत में अब से 20 साल पहले जिस तरह से आपदाओं का आकलन किया जाता था, उन्हें देखा जाता था, उस पूरे सोचने के तरीके में एक बड़ी तब्दीली आप मानते हैं? जिस तरह से इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स पर जोर दिया जा रहा है और एक तरह से उनकी एक एक्सपर्टीज तैयार की जा रही है कि इस तरह के निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका है, लोग उसको पहचाने, शामिल किया जाए, इसको आप किस तरह के बदलाव में देखते हैं? जी, एक है कि सरकार की ओर से हम जो देख रहे हैं, ये सोच हमेशा रहा है कि भाई निर्माण सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और प्रयास भी यही है। लेकिन इन द इम्प्लीमेंटेशन, इसको जब हम फील्ड लेवल पे करने लगते हैं, उसमें हमें कुछ कमियां पाई गई हैं। एक है कि हमारे जो डिजाइन है वेरीफाई नहीं हो रही हैं, इसको हमें मुख्य रूप से करना पड़ेगा। ये अगर नहीं कर पाएंगे तो हम सुरक्षा कभी भी बता नहीं पाएंगे किस हद तक हम सुरक्षा को बांध के रखें प्रत्येक निर्माण में। तो एक ये बात हमें करनी नया बात है, ये इसको हमें बार बार दोहराए हैं, लेकिन इसको कर लेना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि जो हाथ हैं आज, जो क्षमतापूर्ण जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, कम हैं। योग्य कई सारे हैं लेकिन क्षमतापूर्ण कम है। तो अगर इन कम लोगों से हमें ये अगर बड़ा सा एक राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चलाना है, तो मैं मानता हूं कि मैं पहले एक जिला से शुरू करूंगा, और जिला में जो भी प्राविधान करने हैं, जो भी सिस्टम बनाने हैं, वो सारे हम बना देंगे और 1 साल चला के देखेंगे कि ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। जिला के बाद हम उस राष्ट्र पे आएंगे और उस राज्य पे आएंगे, और राज्य के बाद हम फिर राष्ट्र पे जाएंगे, क्योंकि हम आदमी रातों रात नहीं बनते हैं, तजुर्बा रातों रात नहीं बनती है, समय लगती है। एक दूसरा, क्या करना चाहिए ये भी हमें बताना होगा, इसलिए पहले एक कोई आगे चले पगडंडी और वो हमें दिशा निर्देश करे। और इसीलिए मैं मानता हूं कि एक छोटी सी इलाके पे, एक छोटा सा एक जिले पे हम शुरू करें, इसको अमल करें, फिर राज्य के स्तर पे जाएं, उसी को हम कुछ हद तक नकल मार सकते हैं, कुछ अकल से नकल मार सकते हैं, और कुछ नया नया भी करने होंगे, और फिर राज्य से हम राष्ट्र पे जा सकते हैं। डॉक्टर पवन, जिस तरह से प्रोफेसर मूर्ति ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर देने की जरूरत है, हमने देखा है कि जब हम आवासीय निर्माण की बात करते हैं तो आम लोग बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, नगर निगम से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जमीन कहीं विवाद में तो नहीं है, इस तरह का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो इस तरह के तमाम खिड़कियों पर एक तरह से कह सकते हैं जाने से परहेज करता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सिस्टम में ही वो कारण निहित हैं। ऐसे में कितना मुश्किल आपके लिए लगता है, इन दिशा निर्देशों को जारी तो किया गया है लेकिन उनको सही तरीके से लागू करना, तो क्या चुनौतियां इतने समय में आप देख रहे हैं जब से आपने इन दिशा निर्देशों को बनाया है? जैसा कि प्रोफेसर मूर्ति ने अभी कहा, वो सारी बातें करीब करीब ठीक हैं। क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के जहां उन्होंने पॉइंट उठाया इम्प्लीमेंटेशन का। इसमें जो बॉटलनेक्स हैं, जो हमको प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो है बेसिकली उसके रिगरस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आती हैं। जब हम उसको
उसको लोगों के लिए लाते हैं। लेकिन उसमें जो पॉइंट आपने रेस किया था, अवेयरनेस जनरेशन वाला जो पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मूर्ति साहब के वक्तव्य में कि अगर लोगों को हमें जागरूक कर सकें कि इसकी जरूरत है, ये जैसा कि मैंने कहा, ये बेसिकली सेफ्टी क्रिएट करती है, एक डिमांड क्रिएट करती है सेफ्टी के लिए, जिसके लिए हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा कि ये चीज बहुत जरूरत है, और तभी हम इसके लिए हो पाएगा। तो वो जागरूकता आने में जो समय लगेगा, मुझे लगता है उतना ही समय लगेगा अगर हम इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए, जिसकी बहुत जरूरत है, जैसा कि बता दिया गया है। जी, अब डॉक्टर शैलेश, हमने अभी प्रोफेसर मूर्ति से भी पूछा था, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम दिल्ली की विशेषकर बात कर रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और अगर जो लोग देख भी रहे हैं उनको लगता हो कि वो अपने घरों को किस तरह से उसका आकलन करें, किससे आकलन कराएं, क्योंकि ये जो सुरक्षा की बात की है अभी डॉक्टर पवन ने, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखने के बाद भी लोगों को ये जरूर लगता होगा कि उनके घर सुरक्षित रहें, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अभी भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए हमें, क्योंकि बड़े अच्छे मानक बनाए भारत सरकार ने, जिनकी सहायता से हम भूकंप रोधी क्षमताएं अपने घरों में प्राप्त कर सकते हैं। तो घरों के लिए एक मेथड है जिसे कहते हैं हम रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग प्रोसीजर। उसके द्वारा आप और हम भी तुरंत अपने घर की क्वालिटेटिवली ये निकाल सकते हैं कि इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक क्या होगा। उसमें कुछ नहीं देखना होता है, उसमें सिर्फ ये देखना होता है कितनी लंबाई है आपके घर की, कितनी चौड़ाई है, कितनी हाइट है, कितनी ओपनिंग्स हैं। तो दिस इज अ वेरी क्विक मेथड, इसे कहते हैं रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग। इसके द्वारा आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपका घर कितना जोखिम भरा है, और अगर आपको लगता है जोखिम भरा है, तब आपको, फिर मैं बोलूंगा कि आपको विशेषज्ञों की आवश्यकता है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं भूकंप के बारे में बात करता हूं, कि दिस सीस्मिक इवैल्यूएशन इट इज कॉल्ड, इट इज लाइक पैथोलॉजी। जैसे कि आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो सारे टेस्ट करता है और आपको इवैल्यूएट करता है। सिमिलरली बिल्डिंग इट इज अ बिल्डिंग पैथोलॉजी, सीस्मिक पैथोलॉजी हम इसे कहते हैं। तो इसके लिए बिना विशेषज्ञ के पास जाए बिना आप कभी भी रेट्रोफिटिंग रिपेयर ना कराएं। मैंने देखा है मेरे अपने अनुभव में, मैंने काफी अर्थक्वेक्स देखे हैं, उनको स्टडी किया है। बहुत सारी बिल्डिंग्स जिसमें कि अनप्रोफेशनली, आप जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें, दिल्ली में लोग स्टेयरकेस को कवर कर देते हैं, उसको कमरा बना देते हैं, प्रोजेक्टेड बालकनीज को कमरा बना देते हैं, छत के ऊपर भारी भारी स्ट्रक्चर रख देते हैं, जो कि घर को बहुत डेंजरस बना देता है भूकंप एज फार एज अर्थक्वेक इज कंसर्न। तो कृपया प्लीज ये ना करें। मैंने देखा है डीडीए की इतनी बिल्डिंग्स को लोग अपने हिसाब से स्टेयरकेस बंद कर देंगे, उसका एक्सटेंशन कर देंगे। प्लीज डू नॉट डू दीज एक्सटेंशन विदाउट द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड इंजीनियर। प्रोफेसर पवन, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स के ऑडिट को किस तरह से किया जाता है, और क्या ये राज्यों की ही जिम्मेदारी है या उसमें भी एनडीएमए और अन्य संस्थाओं का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होता है? स्ट्रक्चरल ऑडिट, जैसा कि आपको बताया गया, स्ट्रक्चरल ऑडिट बेसिकली जो है वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स के थ्रू ही होता है। माध्यम जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें सीपीडब्ल्यूडी है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तावित, और जो इंजीनियर्स हु आर क्वालिफाइड इन डूइंग दिस, उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको शैलेश जी ने बताया। जी, अब डॉक्टर शैलेश, अंत में जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि तमाम मुल्कों में ये देखा गया है, और खासकर जहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर लोगों में एक जागरूकता है जान माल के नुकसान को सीमित करने में, जहां तमाम इन संस्थाओं का अपने आप ही एनडीएमए है जो लगातार काम कर रही है। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में भूकंप और चक्रवाती तूफानों से जो हानि होती थी जान माल की, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। ये कह सकते हैं कि मृत्यु पर तो एक तरह से काबू पाया गया है। तो किस तरह से अभी भी आपको लगता है कि विदेशों में जो जागरूकता है, जो एक तरह से इन तमाम कार्यक्रमों में लोगों की भूमिका होती है आम जनता की, क्या उसकी कहीं कमी लगती है देश में? आपने देखा होगा, बिकॉज इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर इन प्लेस। अब जो बात है, आपने कहा कि सख्ती से पालन भारत में भी होता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आवर प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज सेज कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मस्ट। देखिए स्वच्छ भारत अभियान कितना सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज वी ऑल पार्टिसिपेटेड इनटू दिस। सो टुवर्ड्स अर्थक्वेक सेफ्टी मेरे हिसाब से सेफ्टी हमारे कल्चर में अभी उतनी अच्छी तरह आई नहीं है। तो अगर
लोगों का अगर आप जापान की बात करें तो जापान में जागरूक है लोग, है ना। और ऐसा नहीं है अर्थक्वेक कहीं भी आता है तो वहां पे क्षति होती है। तो मैं अभी भी कहूंगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल वी आर वर्किंग रियली हार्ड। अब हमें इट हैज टू बी पीपल्स कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेशन इफ वी वांट टू मेक इट अ सक्सेस एंड वी वांट टू टेक इंडिया टू न्यूअर हाइट्स। जी हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को, उनके असर को कम करने के लिए देश में तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जरूरत हमारी और आपकी भी है कि जागरूक होकर उन तमाम सुरक्षा उपायों पर हम ध्यान दें जिससे हम इन आपदाओं के असर को कम कर सकते हैं। आज का भी हमारा कार्यक्रम आपदा का सामना में मुख्य रूप से हमारा जिक्र और जोर इसी बात पर था कि जन भागीदारी कितनी जरूरी है। आवासीय घरों के निर्माण में आपको सुरक्षा उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में बहुत मदद करेंगे। हमारे तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। और आज के आपदा का सामना कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।